अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लेजिस्लेचर विच इज़ द फर्स्ट आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो गवर्नमेंट है वो तीन बेसिक आर्गन पर मुश्तमिल होती है, जिसमें लेजिस्लेचर है, दूसरा उसका आर्गन जो है वो एग्जेक्टिव होता है, और तीसरा उसका जो बेसिक आर्गन है वो जुडिशरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लेजिस्लेचर जो है उसके हवाले से बात कर रखे हैं। लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना यानी मजलिस कानून साज। तो इसमें हम देखें कि लेजिस्लेचर जो है इस सिस्टम की एवोल्यूशन इसका कैसे हुआ और मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेशन क्या होते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर के कितने होते हैं, मुख्तलिफ मालिक में लेजिस्लेचर के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसके अलावा जो है मुख्तलिफ मालिक में जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसके अपर हाउस के लिए और उसके लोअर हाउस के लिए कौन सी मखसूस टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, कौन से मखसूस उनके लिए नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, इस हवाले से भी जानेंगे। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो लोअर हाउस है उसकी टर्म और उसके जो मेंबर्स की तादाद कितनी है और अपर हाउस की तादाद कितनी है या उसकी टर्म कितनी है। और इसके साथ जो है हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी बात करें कि जो लेजिस्लेचर है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी पावर्स क्या हैं और उसके अख्तियारात की नेचर जो है वो क्या होती है। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आप दे रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लेजिस्लेचर। और लेट्स इससे पहले कि हम इसको तफसील के साथ जानने की कोशिश करें, मैं आपको बताता चलूँ कि देयर आर थ्री बेसिक आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है उसके तीन बेसिक आर्गन्स होते हैं। पहला आर्गन जो है वो लेजिस्लेचर कहलाता है, दूसरा एग्जेक्टिव है और तीसरा आर्गन जो है वो जुडिशरी है। दुनिया भर की तमाम जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इन्हीं तीन बेसिक आर्गन्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। जो लेजिस्लेचर है इसका काम लॉ मेकिंग करना होता है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होता है, या न्यू लॉ मेकिंग करना होता है। दूसरे नंबर पे एग्जेक्टिव है, इसका काम जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट होता है, कवानीन को नाफज करना। यानी लेजिस्लेचर जो कवानीन बनाती है उन कवानीन को नाफज करना जो है ये इसका काम है। तो जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ फॉर लॉ मेकिंग, और जो एग्जेक्टिव है डेट इज़ फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। तीसरे नंबर पे जुडिशरी है, जुडिशरी का काम जो है वो इंसाफ फराहम करना। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जो प्रोसेस है, जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एक इदारा कानून बनाता है, दूसरा नाफज करता है। जब कवानीन को नाफज किया जाता है तो कुछ लोग उसके ऊपर अमल करते हैं, कुछ लोग अमल नहीं करते। तो जो लोग रियासती कवानीन के या मुकन्ना के बनाए हुए कवानीन को या एग्जेक्टिव की तरफ से नाफज करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके लिए जो है उनकी क्या सज़ा है, उस मामले का फ़ैसला जो है वो अदालतें करती हैं। तो अदालतों का जो बेसिक काम है वो जस्टिस प्रोवाइड करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेजिस्लेचर। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम लेजिस्लेशन के हवाले से और लेजिस्लेचर की जो कंपोजिशन होती है, उसका जो एवोल्यूशन है, उसके जो मीनिंग है, उसकी पावर्स और फंक्शंस जो हैं, उसकी टर्म जो है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर है ये हुकूमत का फर्स्ट आर्गन है। इसका काम लॉ मेकिंग करना होता है, आइन में तरमीम करना, यानी लॉ अमेंडमेंट कर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी हो तो ये काम लेजिस्लेचर का होता है, या कोई नया कानून बनाना हो तो उसका ये काम भी जो है वो बेसिकली लेजिस्लेचर का होता है। तो दुनिया में दो किस्म की लेजिस्लेचर पाई जाती हैं, या लेजिस्लेचर की दो बेसिक काइंड्स हैं। नंबर वन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, और नंबर टू जो है वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर से मुराद ऐसी लेजिस्लेचर होती है जो सिर्फ एक ही हाउस पर या एक ही चैम्बर पर या एक ही ईवान पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1956 और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कायम की गई थी। जबकि 1973 का जो आइन है, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर कायम की गई है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर से मुराद एक ऐसी लेजिस्लेचर होती है जो दो ईवानों पर मुश्तमिल हो, यानी टू हाउसेस के ऊपर मुश्तमिल हो। एक ईवान उसका लोअर हाउस कहलाता है और दूसरा उसका ईवान जो है वो अपर हाउस कहलाता है। इस वक्त पाकिस्तान में 1973 के आइन के मुताबिक, इंडिया में, बरतानिया में, अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, इन तमाम रियासतों के अंदर जो है
बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर का सिस्टम है वो रेज किया गया है। लेकिन इसके साथ दुनिया के कुछ ममालिक के अंदर जो है यूनिकैमरल सिस्टम भी पाया जाता है। लेकिन ऐसी रियासतें जहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, या जिनकी आबादी ज़्यादा हो, या जिनका इलाका बहुत वसी हो, या जहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग आबाद हों, तो ऐसी रियासतों के लिए जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर के सिस्टम को लाइक किया जाता है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंपोज्ड ऑफ 2 हाउसेस आर चैम्बर्स। तो जो लेजिस्लेचर होती है, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, उसके जो 2 हाउसेस होते हैं, उनके लिए हाउस की टर्म भी इस्तेमाल होती है और उनके लिए चैम्बर की टर्म भी इस्तेमाल होती है। जैसे हम लोअर हाउस या लोअर चैम्बर कह सकते हैं, या अपर हाउस या अपर चैम्बर भी कह सकते हैं। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है कंपोज्ड ऑफ 2 हाउसेस आर चैम्बर्स। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो 2 ईवानों पर मुश्तमिल होती है। वो जो ईवान है, जिन उर्दू ज़ुबान में जो लफ्ज़ हम ईवान इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में उसके लिए हाउस या चैम्बर की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें एक है लोअर हाउस और दूसरा है अपर हाउस। जो लोअर हाउस है उसको आप लोअर चैम्बर भी कह सकते हैं, और जो अपर हाउस है उसको आप अपर चैम्बर भी कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ राइटर्स इसके लिए मुख्तलिफ टर्म इस्तेमाल करते हैं। दोनों टर्म जो हैं उनका एक ही मफहूम है और दोनों टर्म जो हैं वो दुरुस्त हैं। आप जो भी टर्म इस्तेमाल करेंगे वो दुरुस्त जो है वो कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर इज़ ए लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ ए गवर्नमेंट। तो ये बात हो चुकी है कि लेजिस्लेचर का बेसिकली मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या होता है। तो लेजिस्लेचर इज़ ए लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो 3 ब्रांचेस हैं, या गवर्नमेंट के जो 3 आर्गन हैं, तो उसकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो है लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग करना या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना। तो ये उसका बेसिक काम है। उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनके आगे जाकर हम बात करेंगे, लेकिन उसका जो बेसिक फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग करना या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना। बिफोर द एडवेंट ऑफ लेजिस्लेचर्स द लॉ वाज डिक्टेटेड बाय द मोनार्क। अब जो लेजिस्लेचर जो हैं जिनका काम ही कानून साजी करना होता है, तो ये लेजिस्लेचर का ये जो सिस्टम है जो इस वक्त दुनिया के अंदर पाया जाता है, ये बेसिकली जमहूरी सियासी निज़ाम या एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की पैदावार है। यानी जब दुनिया के अंदर जमहूरी निज़ाम हुकूमत का आगाज़ हुआ या इसकी ट्रेडिशन जो है उनका आगाज़ हुआ, तो उसके साथ ही जो है पार्लियामेंट को ये इख्तियारात जो थे दिए गए कि वो मुल्की मफादात के मुताबिक और अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए लॉ मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब दुनिया के अंदर डिक्टेटरशिप पाई जाती थी या ख़ास तौर पे मोनार्की पाई जाती थी, बादशाहत का निज़ाम था, तो बादशाहत के निज़ाम के अंदर जो है जो लेजिस्लेशन का काम होता था, जो लेजिस्लेचर होती थी, वो उसके जो कवानीन होते थे, दे वर डिक्टेटेड बाय द मोनार्क। बादशाह का जो हुक्म होता था, यानी बादशाह जो कह देता था वही कानून होता था। यानी बादशाह की ज़ात ही जो है वो एक लेजिस्लेचर का दर्जा रखती थी। तो बादशाह की ज़ात ना सिर्फ लेजिस्लेशन का अख्तियार रखती थी, बल्कि वो लॉ इन्फोर्समेंट का भी काम करती थी, और बादशाह की ज़ात जो है वो एक जुडिशरी के फ़रज़ भी सर अंजाम देती थी। क्योंकि बादशाह का मतलब होता है कि वो लामहदूद अख्तियारात का मालिक होता है, और उसके पास जो तीनों अख्तियारात हैं, लॉ मेकिंग के, लॉ इन्फोर्समेंट के और जस्टिस प्रोवाइड करने के, तो ये अख्तियारात जो थे कदीम दौर में बादशाह के पास थे। फिर जैसे जैसे बादशाहत जो है उसका सिस्टम कमज़ोर हुआ और जमहूरी इदारे जो हैं उनकी जो है वो उससे उनका एवोल्यूशन शुरू हुआ, तो बादशाह के ये जो अख्तियारात थे, जो लॉ मेकिंग पावर्स थी बादशाह की, वो आस्ता आस्ता पार्लियामेंट को मुंतकिल हो गई, और उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट पावर्स थी वो एग्जेक्टिव को मुंतकिल हो गई, और उसकी जो जुडिशल पावर्स थी वो आस्ता आस्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को मुंतकिल होगी। लेकिन यहाँ हम सिर्फ बात कर लेंगे लेजिस्लेचर के हवाले से। तो लेजिस्लेचर इज़ ए लॉ मेकिंग ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, और बिफोर द एडवेंट ऑफ लेजिस्लेचर्स द लॉ वाज डिक्टेटेड बाय द मोनार्क। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है। अर्ली यूरोपियन लेजिस्लेचर्स इंक्लूड द इंग्लिश पार्लियामेंट एंड द आइसलैंडिक एल्थिक। तो दुनिया की सबसे जो कदीम पार्लियामेंट है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, जो कि लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, इसे दुनिया की सबसे कदीम पार्लियामेंट जो है वो कहा जाता है। एंड आइसलैंडिक जो पार्लियामेंट है, एल्थिंग
वो भी दुनिया की कदीम तरीन पार्लियामेंट्स में शुमार होती है। लेजिस्लेचर्स में भी यूनिकैमरल और बाईकैमरल, तो ये बात हो चुकी है। जो लेजिस्लेचर होती है वो यूनिकैमरल भी हो सकती है, बाज़ मामलों के अंदर यूनिकैमरल है, और वो बाईकैमरल भी हो सकती है। अगर लेजिस्लेचर जो है यूनिकैमरल है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक चैम्बर पर या एक हाउस पर मुश्तमिल होगी। अगर वो बाईकैमरल है तो उसके दो चैम्बर या दो हाउसेज होंगे, एक को फिर हम लोअर हाउस कहेंगे, दूसरे को हम अपर हाउस करेंगे। ये हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन सा हाउस जो है वो लोअर हाउस कहलाता है और वो क्यों लोअर हाउस कहलाता है, और जो कौन सा ईवान जो है या कौन सा चैम्बर जो है वो अपर हाउस कहलाता है। ये नेक्स्ट किसी स्लाइड के अंदर हम इस पर डिटेल से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी, दे आर पावर्स में इंक्लूड द पासिंग द लॉज। लेजिस्लेचर की पावर्स क्या हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नंबर 1 उसका क्या है, पासिंग द लॉज, लॉ मेकिंग करना, कवानीन को मंजूर करना, कवानीन को पास करना, ये उसका बेसिक फंक्शन है। यानी लेजिस्लेचर बनाई ही इसलिए जाती है कि वो जो बदलते हुए हालात हैं, नए जो तकाज़े हैं, नई नई जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनसे निपटने के लिए जो है वो कानून साजी करती है। तो कानून साजी के जो पावर हैं, लॉ मेकिंग जो पावर्स होती हैं, यहाँ पासिंग द लॉज जो पावर्स हैं वो किसके पास होती हैं, वो लेजिस्लेचर के पास होती हैं। तो ये उसकी पहली पावर है और उसका पहला बुनियादी फंक्शन है कि उसने लॉ मेकिंग करनी होती है। नंबर 2 पे आ जाएँ, एस्टेब्लिशिंग द गवर्नमेंट्स बजट। तो जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है उसकी मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट देती है या वो लेजिस्लेचर देती है। तो बजट जो है वो सालाना बजट हो या कोई भी बजट हो, यानी हुकूमती अखराजात जो हैं उनकी मंजूरी और हुकूमत की आमदनी की जो मंजूरी है, जो हुकूमत टैक्सेस लगाती है उनकी मंजूरी, और हुकूमत जो मुख्तलिफ़ अदारों के ऊपर पैसा खर्च करती है या मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा खर्च करती है, उन सब की मंजूरी जो है वो लेजिस्लेचर से लेना पड़ती है। लेजिस्लेचर की मंजूरी के बगैर जो है जो हुकूमत होती है वो सरकारी ख़जाने से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती और ना ही कोई मामूली सा टैक्स ऐड कर सकती है। उसको टैक्स लगाने के लिए भी और सरकारी ख़जाने से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए लेजिस्लेशन जो है, जो लेजिस्लेचर है उसकी मंजूरी लेना बहुत ज़रूरी होती है। तो नंबर 2 हो गया एस्टेब्लिशिंग द गवर्नमेंट्स बजट। नंबर 3 पे आ जाएँ। नंबर 3 है जी कन्फर्मिंग एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स। तो जो लेजिस्लेचर होती है वो बास मामलात के अंदर जो है उसके पास कुछ एग्जेक्टिव पावर्स भी होती हैं और वो एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स भी करती है। मसलन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी अपॉइंटमेंट है वो लेजिस्लेचर से की जाती है, लोअर हाउस से की जाती है। यानी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो लेजिस्लेचर के लोअर हाउस से की जाती है। लोअर हाउस से करना ज़रूरी होता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी यही असूल है, इंडिया में भी यही असूल है, बरतानिया में भी यही असूल है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो एग्जेक्टिव है, जो चीफ़ एग्जेक्टिव है, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उसकी तकर्री लेजिस्लेचर के लोअर हाउस से की जाएगी, जबकि बाकी जो वज़रा होते हैं, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी तकर्री लोअर हाउस से भी हो सकती है और उनकी तकर्री जो है वो अपर हाउस से भी हो सकती है। तो जो मुख्तलिफ एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो भी जो है वो लेजिस्लेचर का ही काम होता है। रेटिफाइंग द ट्रीटीज़। अब बाज़ मुल्कों के अंदर जो है लेजिस्लेचर को ये भी पावर होती है कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है या उनका जो प्रेसिडेंट है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो ट्रीटी साइन करता है उनकी रेटिफिकेशन जो है वो लेजिस्लेचर देती है। जैसा कि अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर अमेरिकन सेनेट जो कि अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर है, अमेरिकन लेजिस्लेचर का अपर हाउस है, तो उसे ये इख्तियार हासिल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है दुनिया के अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई ट्रीटी साइन करता है तो उसकी रेटिफिकेशन जो है वो सेनेट से लेना ज़रूरी होती है। अगर सेनेट उसकी रेटिफिकेशन नहीं करता, उसकी तस्दीक नहीं करता, तो उस पे ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। इसकी एक एग्जांपल जो है 1920 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जो लीग ऑफ नेशन है उसका ट्रीटी जो था साइन किया था, तो बाद में सेनेट जो है उसने उसकी रेटिफिकेशन करने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन सका था। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसके अलावा
इन्वेस्टिगेशंस द एग्जेक्टिव ब्रांच। इसके अलावा जो लेजिस्लेचर होती है वो मुख्तलिफ जो अहदेदार होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस भी करती है, उनसे क्वेश्चन भी करती है, उनसे मुख्तलिफ मालूमात जो हैं वसूल करती है। तो इन्वेस्टिगेटिंग द एग्जेक्टिव ब्रांच, तो एग्जेक्टिव ब्रांच की जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी करती है। मसलन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो प्रेसिडेंट है उसकी इम्पीचमेंट करने का अख्तियार लेजिस्लेचर को हासिल होता है। इस तरह पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है जो प्रेसिडेंट होता है उसकी इम्पीचमेंट भी लेजिस्लेचर ही करती है, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो वैसे ही लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होता है, और अगर जो लेजिस्लेचर जो है उससे मुतमिन ना हो तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उसको बरतरफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है impeachment and removing from office members of the executive and judiciary। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर अमेरिकन सेनेट जो है उसको ये मुनफरद अख्तियार भी हासिल भी है कि ना सिर्फ वो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करता है बल्कि वो जजेस की भी इम्पीचमेंट करता है, और उस इम्पीचमेंट के ज़रिए वो प्रेसिडेंट को या जजेस को जो है उनके ओहदों से बरतरफ करने का अख्तियार भी रखता है। तीसरा, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लेजिस्लेचर को मुख्तलिफ एग्जेक्टिव पावर्स भी हासिल हैं। लास्ट पॉइंट है जी रीड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रीवनेसेस। तो जो मुख्तलिफ मालिक की जो लेजिस्लेचर होती हैं उनको मुंतखब चूँकि अवाम नहीं करना होता है, अवाम के वोटों से वो मुंतखब होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो अवाम को जो शिकायत होती हैं अवामी शिकायत होती हैं उनका जो अजाला है वो भी जो है वो लेजिस्लेचर ही करती है। लेजिस्लेचर कानून साजी करके कोई पॉलिसी मेकिंग करके जो है वो उनकी शिकायत को जो है वो एड्रेस करती है और उनकी शिकायत का अजाला करने की कोशिश भी करती है। तो ये हैं पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में दो बड़े पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे आ जाते हैं, एक प्रेसिडेंशियल है और दूसरा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन बहुत सारी पावर्स कॉमन हैं और चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स may be appointed or directly or indirectly elected। तो जो लेजिस्लेचर है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंटेड भी हो सकते हैं, वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं और वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं। इलेक्टेड हैं वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं और वो इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड होने का मतलब ये है कि अवाम उनको बराह रास्त खुद वोट कास्ट करते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब ये है कि अवाम पहले एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी एक इंतखाबी दायरा कायम करते हैं और उस इंतखाबी दायरे के अरकान जो हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स को मुंतखब करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन हो जाता है। तो बास जगहों के ऊपर ये डायरेक्ट मुंतखब होते हैं और बास में जो है वो इनडायरेक्ट मुंतखब होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असम्बली है, नेशनल असम्बली के अरकान जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो मुंतखब होते हैं, जबकि सेनेट के अरकान जो होते हैं वो इनडायरेक्टली मुंतखब होते हैं। अवाम उनको बराह रास्त खुद मुंतखब नहीं करते, अवाम जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर्स को मुंतखब करते हैं और प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर हैं वो जो है वो सेनेटर्स को मुंतखब करते हैं। तो इस तरह सेनेट का इंतखाब पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए होता है, और जो नेशनल असम्बली है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसका जो इंतखाब है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए जो है वो होता है। इसके अलावा जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, जैसा कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो अपर हाउस है उसके जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट होते हैं वज़ीर आज़म की सिफारिश पर बादशाह की तरफ से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर में represent an entire population, particularly groups or territorial sub districts। तो जो members of the legislature हैं मजलिस कानून साज या मुकन्ना के जो मेंबर्स होते हैं जिस अदारे ने कानून साजी करना होती है वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स में रिप्रेजेंट एन इंटायर पॉपुलेशन, यानी रियासत की जो मुकम्मल आबादी है वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। या फिर क्या होता है कि पर्टिकुलर ग्रुप्स या वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की नुमाइंदगी करते हैं या फिर वो टेरिटोरियल सब डिस्ट्रिक्ट्स की नुमाइंदगी करते हैं। दो मुख्तलिफ
स्टेट्स के अंदर ये मुख्तलिफ सिस्टम पाया जाता है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूँ, फिर नेक्स्ट हम और भी जाकर इसमें बात करेंगे कि जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है उसमें जो लोअर हाउस होता है वो बेसिकली अवाम की नुमाइंदगी करता है, उसमें अवाम को नुमाइंदगी दी जाती है। और जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस जो है वो जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, जो किसी भी वफाकी निज़ाम के अंदर जो वफाकी निज़ाम की जो इकाइयाँ होती हैं वो उनकी नुमाइंदगी करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असम्बली है वो लोअर हाउस है और नेशनल असम्बली में अवाम को नुमाइंदगी दी जाती है। और जो अपर हाउस है जो कि सेनेट है, वहाँ उसमें सूबों को नुमाइंदगी दी जाती है, यानी उसमें अवाम को नहीं सूबों की नुमाइंदगी, यानी सेनेट सूबों का नुमाइंदा ईवान है और जो नेशनल असम्बली है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, वो अवाम की नुमाइंदगी करता है। इस तरह इंडिया के अंदर जो है जो उनकी जो लेजिस्लेचर है जो कि पार्लियामेंट कहलाती है, और उसका जो लोअर हाउस है जो लोकसभा है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, इसलिए उसको अवाम का नुमाइंदा ईवान भी कहते हैं। और जो राज्यसभा है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, वो जो इंडिया की जो रियासतें हैं, जिनको रियासतों से मुराद है फेडरेटिंग यूनिट्स, पाकिस्तान के अंदर फेडरेटिंग यूनिट्स को प्रोविंसेस कहा जाता है और इंडिया के अंदर फेडरेटिंग यूनिट्स को स्टेट्स कहा जाता है, अमेरिका में भी स्टेट्स कहा जाता है। तो जो अपर हाउस है वो स्टेट्स की नुमाइंदगी करता है, यानी फेडरेटिंग यूनिट्स की नुमाइंदगी करता है, और जो लोअर हाउस होता है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है। अब ये अहम पॉइंट है, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ईवान को लोअर हाउस कहा जाता है और कौन से ईवान को अपर हाउस कहा जाएगा। तो वो ईवान जिसमें अवाम को नुमाइंदगी दी जाती है, जो अवाम का नुमाइंदा ईवान होता है, उसको लोअर हाउस कहा जाता है। ये दुनिया भर में यही रिवाज है, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इन तमाम रियासतों के अंदर, बरतानिया के अंदर जो लोअर हाउसेस हैं वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जो अपर हाउसेस होते हैं, अगर तो वो वफाकी निज़ाम हुकूमत है, वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, तो वो वहाँ के सूबों की नुमाइंदगी करता है। लेकिन एक ऐसा निज़ाम जहाँ पे जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी वहदानी निज़ाम हुकूमत हो, तो उस निज़ाम हुकूमत के अंदर सूबे नहीं होते, ना ही सूबाई मामलात होते हैं, ना सूबों का वजूद होता है। जैसा कि बरतानिया में जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पे तो सूबे नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर एक अपर हाउस भी मौजूद है। अब यहाँ पे डेफिनेशन वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश अपर हाउस है वो स्टेट की नुमाइंदगी करता है, या वो पार्लियामेंट के अंदर बादशाह की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर हैं उनकी जो नॉमिनेशन होती है वो बादशाह की तरफ से ही होती है। पहले बादशाह डायरेक्ट उनकी नॉमिनेशन करता था, अब जब से वहाँ पे जमहूरी निज़ाम से स्ट्रांग हुआ है, अब वो वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर जो है वो मेंबर्स ऑफ द जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी नुमाइंदगी करता है। जबकि लोअर हाउस के जो अरकान होते हैं उन्हें अवाम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, उन्हें बादशाह या कोई और शख्स नॉमिनेट नहीं करता, अवाम उन्हें ख़ुद अपने वोटों से मुंतखब करते हैं। तो लिहाजा वो जिस ईवान को अवाम अपने वोटों से मुंतखब करें तो वो लोअर हाउस कंसीडर होगा, और जो ईवान वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करेगा उसको अपर हाउस कहा जाता है। अब अमेरिका में ये मिसाल थोड़ी सी और तरह की हो जाएगी। आगाज़ में जो है जब 1789 को जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद रखी गई, तो उस वक्त जो अमेरिकन सेनेट था, जो कि अमेरिकन कांग्रेस का या अमेरिकन लेजिस्लेचर का अपर हाउस है, उसका इंतखाब इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन से होता था, इनडायरेक्टली होता था। यानी अमेरिका की जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनकी असम्बलियाँ जो हैं वो सेनेट के अरकान को मुंतखब करती थी, और सेनेट जो है वैसे नुमाइंदगी भी वफाकी इकाइयों की करता है। लेकिन 1913 के अंदर जो है जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 17th अमेंडमेंट की गई, तो उसमें अमेरिकन सेनेट के अरकान को मुंतखब करने का जो तरीक़ेकार है उसको तब्दील कर दिया गया। तो पहले ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था, और उसके इस तरमीम के बाद जो है ये डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन हो गया। यानी इस तरमीम से पहले अमेरिका की जो रियासती असम्बलियाँ हैं उनके अरकान अमेरिकन सेनेट के अरकान को मुंतखब करते थे। इस तरमीम के बाद यानी 1913 में होने वाली जो 17th अमेंडमेंट है, इसके बाद अब अमेरिकन अवाम जो हैं वो बराह रास्त
जो सेंटर्स हैं उनको मुंतखब करते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हर रियासत के अमेरिकन सेनेट के अंदर 2 मेंबर होते हैं। अब वो जो 2 मेंबर हैं जिनका तल्लुक जिस रियासत से मुंतखब होंगे, सिर्फ वही लोग, उस रियासत के लोग ही वोट कास्ट कर सकते हैं, दूसरी रियासत के लोग वहाँ पे वोट कास्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो मुंतखब अगरचे वो अवाम से होते हैं, लेकिन नुमाइंदगी वो वफाकी इकाइयों यानी अमेरिकन स्टेट्स की ही करते हैं। तो इसलिए अमेरिकन सेनेट जो है वो अपर हाउस कंसीडर होगा, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, जो अमेरिकन कांग्रेस का लोअर हाउस है, वो अवाम का नुमाइंदा ईवान जो है वो शुमार होगा। आई थिंक कि आपको लोअर हाउस और जो अपर हाउस होता है उसकी जो उसके दरमियान जो फ़र्क किया जाता है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर ब्रांचेस आर क्लियरली सेपरेटेड। अब जो हमने शुरू में बात की थी कि देयर आर 3 बेसिक ब्रांचेस आर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जेक्टिव, नंबर 3 जुडिशरी। अब जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के पहली 2 ब्रांचेस हैं यानी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव, उनके दरमियान जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स पाई जाती है, यानी उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं पाई जाती, उनके दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर के असूल पर अमल किया जाता है। यानी दोनों अदारे जो हैं उनका दायरा कार अलग अलग है। दोनों अदारे जो हैं उनका एक दूसरे के साथ जो है बरह रास्त कोई तल्लुक़ नहीं है। कांग्रेस जो है वो अलग तौर पे अख्तियारात रखती है, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो कि एग्जेक्टिव है उसके मामला जो हैं वो उससे अलग हैं। तो जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वहाँ पे लेजिस्लेचर जो कि गवर्नमेंट की पहली बुनियादी ब्रांच है, और एग्जेक्टिव जो कि दूसरी ब्रांच है, उनके दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर्स का मामला जो है पाया जाता है। दूसरी तरफ इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स द मेंबर्स ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच एंड यानी मेंबर्स ऑफ द एग्जेक्टिव ब्रांच आर चूजन फ्राम द लेजिस्लेचर मेंबरशिप्स। अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जेक्टिव ब्रांच है उन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप पाई जाती है, दोनों के दरमियान एक लिंक पाया जाता है, और दोनों के दरमियान जो है वो इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है, बाहमी इन्हसार पाया जाता है, और दोनों जो हैं वो इस तरह के अमल से काम करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जेक्टिव होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल होती है, उनका इंतखाब लेजिस्लेचर के मेंबर्स में से किया जाता है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको आमतौर पे हम सेक्रेटरी कहते हैं, उनका इंतखाब यानी प्रेसिडेंट का इंतखाब अवाम खुद करते हैं, और जो प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं या उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका इंतखाब अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है, और वो किसी भी अमेरिकन को जो है जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रखा उसको वो अपनी एग्जेक्टिव में शामिल कर लेता है। तो अगर कोई ऐसा जो शख्स जो है जो अमेरिकन कांग्रेस का मेंबर हो उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट में ले लेता है तो उसको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ता है, यानी वो लेजिस्लेचर से अमेरिकन कांग्रेस से रिज़ाइन करेगा फिर वो उसका हलफ उठाएगा। जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं उनका इंतखाब ही लेजिस्लेचर में से किया जाता है, और उनके लिए लाजमी शर्त है कि दे मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। तो ये पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है इस एतबार से लेजिस्लेचर का रोल जो है वो मुख्तलिफ है। नेक्स्ट है लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इसमें हम दोनों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल से जो है आपको बता दिया है कि लोअर हाउस और अपर हाउस में क्या फ़र्क होता है। यहाँ दोबारा इसको देखते हैं। द टर्म लोअर हाउस रेफर्स टू वन ऑफ द 2 स्टेट लेजिस्लेटिव chambers in bicameral legislature which represents the people of the state. Lower house क्या है? The term lower house refers one of the 2 state legislative chambers in bicameral legislation। जिन मुमालिक के अंदर bicameral legislature पाई जाती है यानी 2 ईवानी मुकन्ना पाई जाती है, तो उसके मुकन्ना के 2 ईवानों में से जो एक ईवान होगा यानी वन ऑफ द 2
दोनों ईवानों में से एक ईवान जो है वो लोअर हाउस होगा और दूसरा ईवान अपर हाउस होगा। क्वेश्चन ये है कि उन दोनों ईवानों में से लोअर हाउस कौन सा होगा और अपर हाउस कौन सा होगा। तो उसका फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि उन दोनों ईवानों में से हम ये देखेंगे कि कौन सा जो ईवान है वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, कौन से ईवान को अवाम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं और कौन सा ईवान जो है वो अवाम के सामने बरह रास्त जवाबदेही होता है। तो ऐसा ईवान जो है उसको लोअर हाउस कहा जाएगा। ऐसा ईवान जिसको अवाम जो है बरह रास्त मुंतखब ना करते हों और ऐसा ईवान जो अवाम की नुमाइंदगी ना करता हो बल्कि वो अवाम की बजाय सूबों की नुमाइंदगी करता हो, वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करता हो, ऐसे ईवान को जो है वो अपर हाउस कहा जाएगा। या वो बादशाह की नुमाइंदगी करता हो, जैसा कि बरतानिया के अंदर जो है, चूँकि वहाँ पे सूबे नहीं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बरतानवी जो अपर हाउस है, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो बरतानवी बादशाह की नुमाइंदगी करता है, तो उसको अपर हाउस कहा जाएगा। तो जो ईवान अवाम की नुमाइंदगी करता है और अवाम के सामने जवाबदेह भी है, वो लोअर हाउस है। और जो ईवान जो है वो रियासती सूबों की या फेडरेटिंग यूनिट्स की नुमाइंदगी करता है और वो वफाक के अंदर उन्हीं के मफादात का मुहाफ़िज़ ख्याल किया जाता है, तो उसको अपर हाउस कहा जाएगा। अब 2-3 मैंने एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है पार्लियामेंट, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है, यानी एक उसका लोअर हाउस है, एक उसका अपर हाउस है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड नेशनल असम्बली, और उसका जो अपर हाउस है वो कहलाता है सेनेट। अब हम आ जाते हैं बरतानिया की तरफ। तो बरतानिया की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है पार्लियामेंट, और बरतानवी पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स, और उसका जो अपर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद हम चलते हैं अमेरिका में। तो अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है कांग्रेस, और अमेरिकन कांग्रेस भी बाई कैमरल है। तो उसका जो लोअर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी ईवान नुमाइंदगान। और अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है वो कहलाता है सेनेट। इंडिया की बात करें तो इंडियन जो लेजिस्लेचर है वो कहलाती है पार्लियामेंट, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कहलाती है। और इंडियन लेजिस्लेचर का जो लोअर हाउस है वो कहलाता है लोकसभा, और जो अपर हाउस है वो कहलाता है राज्यसभा। तो मुख्तसर तौर पे दोबारा सुन लीजिएगा, हर रियासत जो है उसका निज़ाम चलाने के लिए एक गवर्नमेंट कायम की जाती है, और वो गवर्नमेंट जो है 3 बेसिक ब्रांचेस या 3 बेसिक आर्गन्स पर मुश्तमिल होती है। उसका जो फर्स्ट आर्गन है वो कहलाता है लेजिस्लेचर। तो हर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर एक लेजिस्लेचर होती है, लेकिन हर रियासत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस लेजिस्लेचर के लिए कोई ख़ास नाम जो है वो मखसूस किया जाता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेचर के लिए पार्लियामेंट, और फिर एक ख़ास वक्त के लिए उसका नाम जो है वो मजलिस शूरा भी कहा गया था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमेरिकन लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो ब्रिटिश लेजिस्लेचर है उसका नाम पार्लियामेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडियन लेजिस्लेचर का नाम भी पार्लियामेंट है। तो उसका मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मखसूस नाम होता है, बाकी दुनिया के मुमालिक में भी उसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर तो वो बाई कैमरल है तो उसका फिर एक लोअर हाउस होगा, एक अपर हाउस होगा। अब जो लोअर हाउस है उसका भी एक नाम होगा। जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट का लोअर हाउस है नेशनल असम्बली और अपर हाउस है सेनेट। इंडियन जो पार्लियामेंट है उसका लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा कहलाता है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस हाउस ऑफ सेनेट कहलाता है। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो गवर्नमेंट पाई जाती है उसकी लेजिस्लेचर यूनिकैमरल और बाई कैमरल होती है। बाई कैमरल होने की सूरत में उसके 2 हाउसेस होंगे, एक हाउस लोअर हाउस दूसरा अपर हाउस कहलाएगा, और उनके मुख्तलिफ नाम जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो तजवीज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, द अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स द फेडरेटिंग यूनिट्स। जो अपर हाउस होता है ये मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि वो वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी करता है। एंड इन मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इट रिप्रेजेंट्स द हेड ऑफ द स्टेट डेट मे बी किंग और क्वीन। और अगर वहाँ पे
मोनार्की पाई जाती है, बादशाहत पाई जाती है, तो फिर जो है वो बादशाह की नुमाइंदगी करता है और वहाँ पे बादशाह भी हो सकता है या क्वीन हो सकती है। तो बादशाहत के अंदर वो बादशाह की नुमाइंदगी कर रखा है और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो फेडरेटिंग यूनिट की नुमाइंदगी करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्लाइड है, द अपर हाउस इज़ आल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ रिव्यू। ये एक नई बात है। जो अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है हाउस ऑफ रिव्यू। हाउस ऑफ रिव्यू उसको इसलिए कहते हैं कि उसका बेसिक काम होता है कानून साजी करना। तो कानून साजी में ऐसा होता है कि पहले मसवदा जो है फ़र्ज़ करें, अमूमन पहले मसवदे जो होते हैं, जो ड्राफ्ट होते हैं कानून साजी के लिए, वो लोअर हाउस में पेश होते हैं। जब वो लोअर हाउस में पेश होते हैं, लोअर हाउस उनकी मंजूरी दे देता है, तो फिर उसको अपर हाउस में जो है पेश किया जाता है। अपर हाउस को उसका फिर दोबारा जायज़ा लेता है, रिव्यू करता है और उसमें कोई गलती खामी रह गई है तो उसको दूर कर देता है। तो इस तरह जो अपर हाउस है वो लोअर हाउस के मंजूर करदा जो मसवदात होते हैं उनके रिव्यू करने का अख्तियार रखता है। इसी निस्बत से जो है अपर हाउस को हाउस ऑफ रिव्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा जो अपर हाउस है, मसलन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो जजेस की कारकर्दगी का भी रिव्यू करता है और वो प्रेसिडेंट के मामलात का भी रिव्यू करता है। तो इस वाले से भी उसको हाउस ऑफ रिव्यू भी कहा जाता है। एज इट स्क्रूटनाइजेस द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द लोअर हाउस एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, होल्डिंग देम टू अकाउंट। ये बात हो चुकी है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, लोअर हाउसेस हैव ए ग्रेटर नंबर ऑफ मेंबर्स देन अपर हाउस। अब दुनिया में एक ट्रेडिशन है कि जो लोअर हाउसेस होते हैं उनके अरकान की तादाद अपर हाउस के अरकान से ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो हम बात कर रखे हैं इसको हम ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में जो अपर हाउस है उसके अरकान की तादाद ज़्यादा है और लोअर हाउस की तादाद कम है। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि लोअर हाउस की तादाद ज़्यादा होती है और अपर हाउस के अरकान की तादाद कम होती है। ये बात अमेरिका में पाई जाती है, पाकिस्तान में, इंडिया में और बाकी मालिक में भी पाई जाती है। लेकिन बरतानिया के अंदर जो है अपर हाउस के अरकान की तादाद ज़्यादा है और लोअर हाउस के अरकान की तादाद कम है। एंड मेंबर्स टेंड टू हैव शॉर्टर टर्म्स दैन अपर हाउस। पहली बात तो ये है कि जो लोअर हाउस है उसके अरकान की तादाद जनरली जो है वो अपर हाउस से ज़्यादा होती है। दूसरी क्या है कि जो लोअर हाउस होते हैं टेंड टू हैव शॉर्टर टर्म्स दैन अपर हाउस। लोअर हाउस की जो मुद्दत है, जो टर्म है, वो अपर हाउस से कम होती है। ये बात पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान में जो लोअर हाउस है उसकी टर्म है 5 साल और अपर हाउस की टर्म है 6 साल। इंडिया में भी सेम है और बरतानिया में ये है कि लोअर हाउस 5 साल है, अपर हाउस जो है वो लाइफ टाइम होता है। अमेरिका में तो बहुत मुख्तलिफ है। अमेरिकन जो लोअर हाउस है उसकी मुद्दत सिर्फ 2 साल है और अपर हाउस की मुद्दत वहाँ भी 6 साल है। तो ये बात जो है तमाम जो मेजर पॉलिटिकल सिस्टम हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है कि लोअर हाउसेस की जो टर्म है, जो टेन्योर होती है वो कम होती है और अपर हाउस की मुद्दत जो है वो निस्बतन ज़्यादा होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स हु आर जनरली अबव द एज ऑफ 18। तो जो लोअर हाउस होता है उसे जनरली जो है अवाम बरह रास्त अपने वोटों से मुंतखब करते हैं और उसमें से वो लोग शामिल होते हैं हु आर जनरली अबव द एज ऑफ 18। ये दुनिया में ज़्यादा प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में भी जो है 18 साल की उम्र में एक शख्स को राइट टू वोट जो है वो हासिल हो जाता है और दुनिया के कई दीगर ममालिक में भी यही असूल पाया जाता है कि राइट टू वोट जो है इसकी एज लिमिट जो है वो 18 ईयर जो है वो मुकर्रर की गई है। और अवाम जो हैं वो बरह रास्त अपने वोटों से नेशनल असम्बली के अरकान को मुंतखब करते हैं। इसलिए जो लोअर हाउस होता है उसको अवाम का नुमाइंदा ईवान कहते हैं। इंडियन अवाम जो हैं वो बरह रास्त लोकसभा को मुंतखब करते हैं और जो ब्रिटिश हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स को मुंतखब करते हैं। तो अमेरिका के अंदर जो है मैं पहले बात बता चुका हूँ कि लोअर हाउस को भी अवाम मुंतखब करते हैं और इस वक्त अपर हाउस को भी अवाम ही मुंतखब करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। The members of the upper house are elected by the members of the state assemblies or provincial assemblies।
तो एक बात तो होगी कि जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं उनको अवाम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान में जो नेशनल असम्बली है जिसको हम आमतौर पे MNS कहते हैं, मेंबर ऑफ़ द नेशनल असम्बली, को अवाम बरह रास्त अपने वोटों से ख़ुद मुंतखब करते हैं। यानी वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को बरह रास्त ख़ुद अपने हाथ से वोट कास्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। अब जो अपर हाउस है, द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट असम्बलीज़ या प्रोविंशियल असम्बलीज़। तो जो अपर हाउस है, जैसे पाकिस्तान में अपर हाउस सेनेट कहलाता है, तो पाकिस्तान के सेनेट का जो इंतखाब है वो पाकिस्तान की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, चारों सूबों की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स सेनेट को मुंतखब करते हैं। और इंडिया में भी सेम रूल है। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स वहाँ पे पाई जाती हैं वो जो है वो राज्य सभा के मेंबर्स को मुंतखब करते हैं। अमेरिका में ये प्रैक्टिस पहले मौजूद थी, लेकिन अब ये प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है। अमेरिका में 1913 से पहले जो है जो रियासती असम्बलियाँ होती थी उनके मेंबर सेनेट के अरकान को मुंतखब करते थे। और 1913 में जब 17th अमेंडमेंट मुकम्मल हो गई तो उसके बाद सेनेट के अरकान को मुंतखब करने का अख्तियार रियासती असम्बलियों से लेकर वहाँ अवाम को बरह रास्त दे दिया गया है। अब अमेरिकन जो सेनेट के मेंबर हैं उन्हें अवाम ख़ुद बरह रास्त अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, लेकिन वो नुमाइंदगी जो है वो बरह रास्त स्टेट्स की ही करते हैं। दोबारा इसको देखिएगा, इन USA द मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर डायरेक्टली इलेक्टेड सिंस 1913 आफ्टर 17th अमेंडमेंट इन द USA कॉन्स्टिट्यूशन। तो USA कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1913 में 17th अमेंडमेंट हुई तो उसके बाद सेनेट के मेंबर को अवाम बरह रास्त अपने वोटों से मुंतखब करने लगे हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। अपनी जो ओपिनियन है उसको लाजमी तौर पे जो है एक्सप्रेस कीजिएगा और इसका जो वीडियो का जो इनबॉक्स होता है वहाँ पे अपनी राय दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी है, और इसके अलावा अगर आप किसी ख़ास मौजू के ऊपर जो है कोई वीडियो देखना चाहते हो तो उसका वो भी हमें मेंशन कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द उस मौजू के ऊपर जो है एक नई वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाएं। ये वीडियो भी दरअसल जो है हमारे किसी सब्सक्राइबर ने जो है ये डिमांड की थी कि मुझे इस मौजू के ऊपर जो है एक वीडियो दरकार है, तो उन्हीं की डिमांड के ऊपर जो है ये वीडियो जो है वो हमने तैयार की है। उम्मीद है कि वो ज़रूर इसको फॉलो करेंगे और बहुत जल्द जो है उनका ये जो इशू था लेजिस्लेचर को समझने का वो ठीक हो जाएगा। मज़ीद आपकी अगर कुछ सजेशन हो तो हमारे तक ज़रूर पहुंचाइएगा और अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट।